नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहां हम विगत वर्षों में आए हुए आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो पेपर आ चुके हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इनकी सहायता से आने वाले प्रश्नों को बेहतर कर सकते हैं सीटेट अगस्त में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आइए आज हम बात करेंगे हमारे सीटेट हिंदी 21 दिसंबर 2021 को आए हुए प्रश्न पत्र, जिसमें हम उसके व्याकरण के पार्ट को एक क्लास में और दूसरी क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को। तो सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं कि व्याकरण के प्रश्नों को गद्यांश और पद्यांश में पूछा गया था और प्रश्न उसी रूप में आते हैं, तो हमारा सबसे पहले क्या है, गद्यांश अनुच्छेद, जिसको हम पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि आज जिस क्लास को हम कर रहे हैं उसमें गद्यांश आया क्या था। कि जो गद्यांश से प्रश्न है वो आपके 1 से 9 तक की संख्या प्रश्नों की थी। प्रश्नों को देखते हैं, उसके पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ मैंने पहले भी आपसे कहा था, अनुच्छेद को पढ़ते समय परीक्षा में आपको रेखांकित जरूर करना है, अंडरलाइन जरूर करना है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, और आपको प्रश्नों को पहले पढ़ना है, फिर आपको अनुच्छेद पे आना है। तो एक फ्रेमिंग हो जाती है, आप एक जान जाते हैं कि मोटी मोटा इस तरह के प्रश्न है, इसका उत्तर यहीं पे समाहित है। तो चित्रों की भाषा ऐसी स्वच्छंदता, उन्मुक्तता प्रदान करती है। अब देखिए, आपके सामने 2 शब्द आए थे, आपने तुरंत उनको अलग कर लिया। उन्मुक्तता एक शब्द आया आपके सामने और दूसरा शब्द था उन्मुक्तता। यहाँ पे आधा ना हो, स्वच्छंद से स्वच्छंदता, यहाँ पे क्या लिखा है, ता प्रत्यय लगाया गया। उन्मुक्तता, तो उन्मुक्त शब्द होता है, वहां पे ता प्रत्यय आपको दिख रहा है, तो उन्मुक्त, उन्मुक्तता। उन जो था वहां पे मुक्त शब्द में उन उपसर्ग भी था, यहाँ पे देखिए उन उपसर्ग भी है, फिर मुक्त है, फिर ता है। स्वच्छंदता, तो स्वच्छंद, स्वच्छंद शब्द अलग हो गया, उसमें भी आप देखोगे एक अलग स्वर जो शब्द है उसमें ता हम प्रत्यय लगा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को तोड़ेंगे तो आपकी परीक्षा में जो भी प्रश्न बन रहा होगा उसका उत्तर आप दे पाएंगे। तो लेखक ने लिखा है कि उन्मुक्तता और स्वच्छंदता प्रदान करती है कि पढ़ने वाला अपने कथ्य को स्वयं गढ़ता है। अब देखिए, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाला कौन होता है, पाठक। मान लीजिए इससे प्रश्न बन जाए तो आपको मालूम है कि पढ़ने वाला पाठक होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, बोलने वाला वक्ता होता है, लिखने वाला लेखक होता है। ठीक है, तो ये अंतर आपको पता है तो आप प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। जहां बंधन न हो वहीं स्वच्छंदता, सृजनात्मकता, तो सृजन, सृजन, सृजन धन आत्म धन अक, तो इसमें क्या है, सृजन शब्द है, आत्म शब्द है, उसके बाद क्या है, आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी शब्द है। सृजनात्मकता अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, इसलिए चित्रात्मक, चित्र आत्म धन अक, चित्रात्मक शब्द बना है। किताबें बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ यह अनुभव भी रहा है कि रंगीन चित्रात्मक किताबों को देखते ही बच्चों के भीतर उसे छूने, पकड़ने और उसके भीतर की दुनिया में झांकने के लिए पन्ने दर पन्ने पलटने की उत्कट इच्छा बच्चों को सक्रिय बना देती है। अब देखिए, ये चित्रों की महत्ता, कि जब किताब में चित्र हो तो बच्चे कैसे उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसकी बात इसमें उन्होंने कहा है कि जब बच्चा आंगनबाड़ी में अगर देखा गया, ये अनुभव किया गया कि जब बच्चे वहां होते हैं और पुस्तकों में चित्रात्मक जब रूप होता है तो बच्चों को उसको देखने, पकड़ने, उसके बारे में जानने और उस दुनिया में सैर करने का मन करता है। तो चित्रात्मक रूप से किताबें बच्चों को कहीं ना कहीं आकर्षित करती हैं। लेखक इस बात को उकेर रहा है अपने इस बात में। फिर कह रहे हैं कि पढ़ना शुरू करने की प्रक्रिया में पहला सोपान यही है। अब कह रहे हैं कि जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसके पहली सीढ़ी के रूप में, पहला सोपान अर्थात पहली सीढ़ी के रूप में, सीखने के प्रथम चरण के रूप में क्या होता है, किताबों के प्रति आकर्षण महसूस करें बच्चे, उन्हें खोलकर देखने की तीव्र इच्छा भी हो, बच्चे जिज्ञासु बने, है ना, देखने की तीव्र सा, जानने की तीव्र इच्छा क्या होती है, जिज्ञासु। तो बच्चा, कि बच्चों के अंदर क्या हो, इच्छा हो जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या है। क्यों होगी, क्योंकि चित्रात्मक किताबें होंगी, चित्रात्मक पुस्तकें होंगी, तो बच्चों में ये इच्छा तीव्र होगी उसको देख के कि आखिर क्या है। तो जब आखिर क्या है ये इच्छा आई तो बच्चा सीखना, पढ़ना और देखना चाहेगा। अधिगम में उसकी क्या होता है, पहली सीढ़ी बन जाती है। फिर कह रहे हैं, एक बार किताब
खुलते ही उसमें मौजूद अवधारणाओं, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके संसार का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। जब जिस भी अवधारणा को लेके किताबों में बातें उस चित्र के माध्यम से कही गई हैं, बच्चा उस अवधारणा से, उस बात से उसके मंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। करें कि दरअसल बच्चों की प्रतिक्रिया ही इन अवधारणाओं के बनने का प्रमाण है। आपने देखा है ना, बच्चे बहुत जल्दी अगर कोई चीज बहुत रंगीन हो, चित्रात्मक हो, तो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या है, उनके जो अवधारणाएं हैं। अब मान लीजिए एक जगह पे एक क्लास के, एक कक्षा के चित्र में या किताब के चित्र में खरगोश बना है, कछुआ बना है, एक चलता हुआ दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, एक सोता हुआ दिख रहा है। तो बच्चा क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्रिएट जो की गई है उससे जुड़ता है, वो बनाना शुरू कर देता है। या एक पेड़ है, एक लोमड़ी उसको उछल के पकड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसे चित्र बने होते हैं। तो क्या होता है, बच्चे उसको, झूला पड़ा है, झूला चल रहा है, बच्चा बैठने की कोशिश कर रहा है, हवा को दिखा रहे हैं, पत्तियां उड़ रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट को बच्चे को हम दिखा सकते हैं, बस बच्चे को उसके कल्पना लोक से उस अवधारणा को जोड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये प्रमाण है उसका कि इसकी प्रतिक्रिया बच्चा दे रहा है। अधूरी अथवा गलत अवधारणाएं भी चित्रों और चित्रों पर बातचीत करने के माध्यम से करें। जब बच्चों में ये बात हो कि चित्र के बाद उसमें बच्चों से बातचीत किया जाए उसके चित्रों को लेके, तो बच्चों की जो गलत धारणाएं हैं, जो बच्चों को गलत चीजों के बारे में एक फ्रेमिंग दिमाग में पहले से है, वो भी दूर हो सकती हैं, वो खत्म होने लगती हैं। जो मिसकॉन्सेप्शन उनके दिमाग में होता है वो भी खत्म होता है। कैसे? जब उसके बारे में बात करना शिक्षक शुरू करता है। एक बात और जो इन अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है संदर्भ युक्त परिवेश में अवधारणाओं का बनना। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जिस परिवेश के रेफरेंस में, संदर्भ में सब बातें हो रही हैं, उसमें बच्चों के मन में अवधारणा बने, यही क्या है, इनके संदर्भ में जब कोई अवधारणा बनाना होता है, बच्चे इसके मस्तिष्क को जोड़ना होता है, तो वहाँ सबसे जरूरी क्या है कि इस संदर्भ में जिसकी बात की जा रही है उसके संदर्भ में अवधारणाएं बच्चों के मस्तिष्क में बने। आपने देखा कि पूरे गद्यांश में लेखक जिस अवधारणा को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है संदर्भ में, वो क्या है कि चित्रात्मक पुस्तकें, चित्रात्मक किताबें, उसका बच्चों के अवधारणाओं के बनाने में योगदान, और कैसे वो परिवेश को क्रिएट करते हैं और कितना वो जरूरी होते हैं, पूरे गद्यांश में लेखक ने आपसे कहा है। अब देखते हैं प्रश्न इस पे क्या क्या बने हैं इसके बाद। अब इन्होंने कहा कि पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। पहला ही प्रश्न, चूंकि इन्होंने शुरुआत इसी की थी कि चित्रात्मक जो पुस्तक होती है उसमें कैसे बच्चे उसके प्रति करते हैं, तो आकर्षण की बात हुई थी। किसके बाद? आकर्षण की बात की थी कि बच्चे आकर्षित होते हैं उनको देख के। तो प्रश्न है पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान। तो आप देखोगे चित्रात्मक पुस्तकों के कारण उनके सोपान बन रहे हैं ना सीखने के। तो ये नहीं होगा भाषा की पुस्तकें नहीं, पुस्तकों के पन्ने पलटना नहीं, बल्कि पुस्तकों के प्रति बच्चों का आकर्षण होता है। और जब बच्चों का आकर्षण होगा तो बच्चे के पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान बनने लगता है, बच्चा उसके आगे बढ़ने लगता है। तो प्रश्न संख्या पहले का उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को प्रदान नहीं करती। अब आपके विकल्प में वह शब्द होगा जिस शब्द का प्रयोग गद्यांश में नहीं है। तो आपने देखा कि जब लेखक बात कर रहा था चित्रात्मक पुस्तकों के बारे में, तो उन्होंने उन्मुक्तता, स्वच्छंदता की बात की, बच्चों के आकर्षण की बात की, बच्चों के सृजनात्मकता की बात की। तो अब देखिए ये तीनों शब्द पहले से आ चुके हैं पूरे आपके गद्यांश में। इसलिए मैंने कहा ना कि आपको गद्यांश पे अंडरलाइन करते रहना है, तो आपके प्रश्न के उत्तर अपने आप मिलते रहेंगे और कभी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। सीमितता जो शब्द था ये कहीं भी नहीं था, क्योंकि इसकी बात नहीं की गई। वहां पे जितना भी लेखक ने बात किया कि बच्चे उन्मुक्त होते हैं सोचने के लिए, बच्चे सृजन करना सीखते हैं, बच्चों के अंदर स्वच्छंदता आती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सीमित नहीं किया गया था, बच्चों को एक अनंत आकाश दिया गया था कल्पना का, अवधारणाओं को बनाने का। तो सही उत्तर की प्रदान नहीं करती, तो सीमितता आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 कि बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक है, इसमें से क्या चीज बाधक होगी बच्चे के सृजन में? अब देखिए, रंगीन पुस्तकें, उन्मुक्तता, बधा बधाया कथ्य, कल्पनाशीलता, या फिर 4 ऑप्शन हो गए। तो रंगीन पुस्तकें तो जाहिर सी बात है, ये बात कई लेखक ने ये है, उन्मुक्त भी होगा, कल्पना भी होना चाहिए। ये जो बधा बधाया कथ्य बताया गया, ये सही उत्तर क्यों है? क्योंकि लेखक ने कहा है कि बच्चों को जब उन्मुक्त करेंगे, स्वच्छंद करेंगे, उनके अंदर कल्पनाशीलता आएगी, तो बधे बधाए कथ्य से नहीं, बच्चा कितना सोच सकता है, कितने अवधारणाएं अपने बना सकता है, उसकी बात हो रही है। तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या है कि सृजन में बाधक है, तो बधा बधाया कथ्य सृजनात्मकता के रूप में बाधक बनेगा। अगला देखिए कि जब बच्चे, चौथा प्रश्न है, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि, अब ये बात लेखक ने गद्यांश में कहा था, क्या करते हैं बच्चे? तो जब आंगनबाड़ी की बात हो रही थी, आंगनबाड़ी में रंगीन पुस्तकों को देख के बच्चों का क्या मन करता है? अगर आपको याद है तो आप जल्दी से उसका उत्तर दे देंगे कि अब आपको देखना है कि जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, प्रतिक्रिया देख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या आप लगाएंगे? इससे क्या मतलब निकलेगा कि बच्चे अवधारणाएं बना रहे हैं, बच्चों की अवधारणा बन रही है, रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये इनमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। अब देखिए, रटे रटाए अगर उत्तरों की हम बात करेंगे तो बच्चे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो प्रतिक्रिया उनकी कल्पनाशीलता से आएगी, तो रटे रटाए प्रश्न के उत्तर नहीं होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे चित्रों को देख के अवधारणाओं को बनाएंगे, बच्चे सोचेंगे, कल्पनाशील होंगे, स्वच्छंद होके, उन्मुक्त होके सोचेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, वो क्या करेंगे? अपने अवधारणाओं को बनाएंगे। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि लेखक ने अवधारणाओं की बात की है कि कैसे बच्चा उन रंगीन पुस्तकों के माध्यम से जो जितनी भी अवधारणाएं बना सकता है चित्रों को देख के, उनको बनाए, उसके बारे में प्रतिक्रिया दे। तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा बातचीत में सक्षम हो जाता है, दूसरा अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं, तीसरा पाठ्यक्रम में निर्देशित है, और डी है चित्र वर्णन भाषा कक्षा का अनिवार्य अंग है। अब इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए कि बच्चा बातचीत में सक्षम हो, वो तो जब अधिगम करने के लिए आएगा तो टीचर से इंटरेक्शन उसका हो रहा है, वो सक्षम है तभी वो पढ़ने के लिए स्कूल में आया है सामान्य विद्यालय में, तो जाहिर सी बात है बच्चा वो कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो रही हैं, क्योंकि लेखक ने लिखा था बीच में कि कई बार ऐसा होता है जब बच्चों से चित्रों के ऊपर बातचीत की जाती है तो बच्चों के जो गलत अवधारणाएं थी वो भी संशोधित हो जाती हैं। तो वही बात यहाँ पूछी गई है, तो जाहिर सी बात है कि पाठ्यक्रम की बात नहीं है यहाँ पे बच्चा बातचीत करने में सक्षम है, अनिवार्य अंग भी नहीं, बल्कि बच्चा जो अधूरी और गलत अवधारणाएं लेके आया है वो सही हो जाती हैं, संशोधित हो जाती हैं, समधन शोधित संशोधित हो जाता है। ये आपके किस संधि का शब्द हो गया? व्यंजन संधि का। शब्दों के साथ तुरंत देखा करिए कि क्या उत्तर हो सकता है और कौन सा प्रश्न बन सकता है। छठा प्रश्न देखिए, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है आपके समक्ष निराधार कल्पना, दूसरा संदर्भ युक्त परिवेश, तीसरा शिक्षक निर्देश, चौथा विद्यालयी ढांचा। प्रश्न है आपके समक्ष कि यहाँ अवधारणाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कह रहे हैं निराधार कल्पना, बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर सिर्फ बिना आधार की कल्पना करेंगे तो अवधारणाएं कहाँ बनेंगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षक निर्देश की बात वहां नहीं की गई, विद्यालयी ढांचा की बात नहीं। गद्यांश को ध्यान रखना है, गद्यांश के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो संदर्भ युक्त परिवेश,
संदर्भ युक्त परिवेश शब्द का प्रयोग लेखक ने किया है कि यह बच्चे के अवधारणाओं के बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। यही आखिरी लाइन थी आपके गद्यांश की, तो आपको तुरंत वहां से उसको लिंक करना है, उस प्रश्न के उत्तर के साथ उसको जोड़ लेना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अवधारणाओं के बनने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो संदर्भ युक्त परिवेश है, लेखक के अनुसार, इस गद्यांश के अनुसार। अब 7वां प्रश्न है कि शारीरिक शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ प्रत्यय आपसे पूछ लिया गया है। अब यहाँ देखिए रिक, रिक, इक और क, और हमेशा आप लोगों से मैंने कहा है कि आपको बस क्या ध्यान रखना है, मूल शब्द ध्यान रखना है। मूल शब्द क्या है, शरीर। तो जब शरीर में इक लग जाएगा तो क्या बन जाता है, शारीरिक, क्योंकि ई क्या है आपका, ये मात्रा ही तो है, तो वो मात्रा आके र पे लग जाती है तो शारीरिक शब्द बन जाता है। अब देखिए ये ह्रस्व है, इसको यहां लगा दिया तो शारीरिक हो गया ना ये। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे इक प्रत्यय लगा, यहाँ पे र पहले से था, चूंकि हमें संधि विच्छेद करना आता है तो हम उसका प्रत्यय निकाल सकते हैं। तो शरीर में इक लगा तो शारीरिक शब्द हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है, इक प्रत्यय शारीरिक में है, जहां पे शरीर में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इस शरीर क्या है आपका, संज्ञा है। तो आपको मालूम है कि संज्ञा और सर्वनाम और कहां पे हो तो कौन सा प्रत्यय होता है, इसकी चर्चा आपसे हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चित्रात्मक किताबों में चित्रात्मक शब्द है। अब पूछा गया है कि चित्रात्मक किताबें, उसमें चित्रात्मक शब्द संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है कि क्रिया विशेषण है। अब आपको उत्तर देना है, क्या चित्रात्मक शब्द, अब चित्र शब्द होता तो संज्ञा शब्द होता, यह चित्र है तो हम कहते हैं इसमें यह सर्वनाम है और चित्र संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चित्रात्मक शब्द है, तो चित्र में जो आत्म शब्द है और अक प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि चित्रात्मक शब्द है क्या। तो वहां पे आप देखिए कि वह शब्द किसी चीज के विशेषण को बता रहा है ना। कोई चीज क्या है जिसमें चित्र बने हुए हैं, किताब में चित्रात्मक किताब है, किताब कैसी है, चित्रात्मक, तो उसका विशेषण हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या होगा 8वें प्रश्न का, वो हो जाएगा विशेषण। कि चित्रात्मक किताबों में, किताबें कैसी हैं, चित्रात्मक हैं। किताबों की विशेषता क्या है कि किताबें चित्रात्मक है, तो विशेषता है तो वो विशेषण है। तो आपके उत्तर जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। तो किताबें चित्रात्मक है, विशेषण शब्द हो गया। अब देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। अब देखिए प्रत्यय भी आ गया, शब्द आपसे प्रश्न पूछा गया, आपसे प्रश्न आ गया विशेषण के लिए भी, तो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, वाच्य भी हो सकता है, मतलब व्याकरण के कोई भी अंग प्रश्न में आ सकते हैं। इसीलिए आपके जब हम लोग पाठों पे चर्चा करते हैं तो पूरे संधियों के साथ सब पे चर्चा की जाती है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में क्या शब्द पूछा जाएगा ये हमें पता नहीं होता है, वो शब्द के रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए कारक चिन्ह नहीं है। कारक चिन्ह हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, आपको पता है। हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 8 कारकों की बात होगी। तो कौन सा नहीं है, का की के कारक है तो ये हमारा सही है, के लिए भी है तो ये भी है, का की के भी है। अब यहाँ पे का की के में देखिए का की के दोनों आ गया, लेकिन की ये शब्द कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आपको याद था, आपने तुरंत उसका प्रयोग किया तो आपको सही रूप में मिल गया कि कारक चिन्ह नहीं है। कर्ता से लेके संबोधन तक जो हमारे 8 कारक हैं, उनके जो चिन्ह है जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, उसमें की कहीं भी परसर्ग के रूप में नहीं आता है। आपने उसका सही उत्तर फिर दे दिया। अब आते हैं पद्यांश पे। हमारे प्रश्न संख्या 1 से लेके 9 तक जो प्रश्न पूछे गए थे वो गद्यांश पे थे। अगला जो हमारा है वो है पद्यांश पे, कविता पे। देखते हैं कविता कौन सी है कि नन्हा सा बच्चा बड़ा सा बस्ता लादे जाता पीठ पर, हाथ में बोतल आंखों पे चश्मा, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, होमवर्क करे रात भर। सपने में मम्मी की डांट, मैडम की छीछी, सहपाठी चिढ़ाते हंसते ही। न ठीक से खाना, न ठीक से सोना, न नानी के घर जाना है। छुट्टियों में न मौज मस्ती, न त्योहारों में उधम मचाना है। 12 महीने एक ही रट, प्रथम हमको आना है। प्रगति नाम का दानव लील गया बचपन को, जो ब्लड प्रेशर हुआ करता वृद्धों को, अब होने लगा है नन्हों को। लोगों अब तो संभल भी जाओ,
बच्चों को बच्चा रहने दो, रेस का घोड़ा मत बनने दो। अब कविता में क्या किया है, कवि ने जो कल्पना की है, बच्चों के स्कूल से लेके घर तक भागने की जो पूरी है, फिर घर से ट्यूशन, ट्यूशन से कुछ और, मतलब 24 घंटे में बच्चों का एक टाइम टेबल जो हम फिक्स कर देते हैं कि बच्चा 5-6 घंटे स्कूल रहेगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेगा, फिर अपना होमवर्क करेगा, फिर जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा, फिर स्कूल जाएगा। तो एक बड़ा बस्ता, बच्चों के ऊपर इतने सारे जिम्मेदारियां। और आज के अगर 15-20 वर्ष पहले की बात की जाए तो बच्चों को स्कूल आने के बाद खेलने का पूरा मौका मिलता था, लेकिन अभी क्या है, प्रगति के नाम पे हमने बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। कवि ने उसी बिंब को यहाँ बांधा है कि छोटा सा बच्चा जिसके पीठ पे खूब बड़ा सा बस्ता लग दिया जाता है, उसके हाथ में बोतल है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों के पास देखने के लिए इतने संसाधन हैं कि बच्चा दिन रात कुछ न कुछ देख रहा है जिससे उसके आंखों को नुकसान हो रहा है, तो चश्मा भी लग गया है। स्कूल जाता है, स्कूल से ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से घर आता है, रात भर होमवर्क भी करना होता है, सपने में सोता है बड़ी मुश्किल से, तो मम्मी की डांट पड़ रही होती है कि तुमने काम नहीं किया, फिर मैडम उसको भी क्लास में कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो, इस तरह की तुलना भी होती है। तो बच्चों को वो भी डिप्रेशन, उसकी भी निराशा, सहपाठी चिढ़ाते हैं, हंसते हैं ही। आप जानते हैं जब हम शिक्षक होने के कर्तव्य को निभाते हैं उस वक्त बच्चे में, हमारे क्लास में, कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है। जो एक बच्चा होगा बहुत तेज सीखता है, कुछ बच्चे समय लेकर सीखते हैं, कुछ बहुत धीरे सीखते हैं, लेकिन पूरे कक्षा में हमें सब बच्चों को लेके चलना होता है। लेकिन बच्चे आपस में क्या करते हैं, बहुत तेज बच्चा अप्रिसिएट होता है, जो थोड़ा धीमा है उस पर लोग मजाक भी बनाते हैं। हो सकता है बच्चे की सीखने की गति अच्छी हो, लेकिन परिवेश की वजह से कुछ उसकी समस्या हो रही हो, तो बच्चे उसमें मजाक बनाते हैं, हंसते भी हैं। उसी की बात की है कि न ठीक से खाना, न ठीक से सोना। अब बच्चे न तो ठीक से सो पाते हैं, न ठीक से खाना खा पाते हैं, और जो सबसे अच्छी, जो खुशी की बात थी कि छुट्टियों में नानी के घर जाना है, वो भी समाप्त हो गया। क्योंकि पहले छुट्टियां गर्मियों की 2 महीने की होती थी, अब छुट्टियां महीनों में ठंडी और गर्मी की बांट दी गई है। तो उस तरह से बच्चों को छुट्टियों का भी, नानी के घर जाना भी आजकल सपना ही हो गया, तो बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। न छुट्टियों में उतनी मौज मस्ती होती है, न उतने त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, न लोगों के साथ सामूहिकता बची है कि बच्चे उस तरह से त्यौहार मनाएं। हम लोग दशहरे की 10 दिन की छुट्टी का इंतजार करते थे, फिर हम लोग दीपावली के 10-5-6 दिन की छुट्टियों इंतजार करते थे, और उतनी छुट्टियां मिलती थी। लेकिन अब क्या है, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यालय की छुट्टियों का तरीका बदल गया है। तो उसी बात को कभी यहाँ उल्लिखित कर रहा है कि जो चीजें पहले थी वो अब सपना हो गई हैं, लेकिन बच्चों पे प्रेशर ज्यादा आ गया है। प्रगति नाम का दानव लील गया है बचपन को, क्योंकि सबको रट है कि क्लास में सबको, कक्षा में सबको प्रथम रहना है, किसी को द्वितीय नहीं आना है, जबकि कक्षा में प्रथम कोई एक रहेगा, 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद सबके अंदर ये जो प्रतियोगिता आ गई है आगे बढ़ने की, रोज की जिंदगी में इसने क्या किया है, प्रगति के नाम पे बचपना खत्म हो गया है बच्चों का। वो बचपन ही लील गया है, मतलब निगल गया है। लील गया क्या है, देशज शब्द है, लीलना क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। तो जो दानव है प्रगति का, वह क्या किया है, वो लील गया है, बचपन को निगल गया है। जो ब्लड प्रेशर हुआ करता था वृद्धों को, अब होने लगा है नन्हों को। लोगों अब तो संभल भी जाओ। अब लोगों से निवेदन है कवि का कि अब तो कम से कम अपने अंदर इतना तो अपने मन में बच्चों के लिए प्रेम लाइए आप, कि बच्चों को हम कहीं रेस का घोड़ा तो नहीं बना रहे हैं, कहीं बच्चों के लिए अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम तो नहीं बना रहे हैं। तो कवि कहता है कम से कम ये बच्चों पे न लादा जाए, बच्चों को उनके बचपने से दूर न किया जाए, ये कवि चाहता है इस कविता में। अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बने हुए हैं कि बचपन को किसने समाप्त कर दिया है। प्रगति की अपेक्षा, स्कूल का अनुशासन, ट्यूशन का भुगतान, माता पिता का प्यार। बचपन को लील नहीं सकता माता पिता का प्यार, तो ये तर्क तो नहीं होगा, क्योंकि माता पिता हर कोई चाहते हैं। लेकिन समाज में जो ये प्रगति के नाम पे प्रगति की अपेक्षा, ये जो है, इसने लोगों के मन में आगे बढ़ने की होड़ लगा दी है। तो बच्चे का बचपन, आजकल तो 2.5 साल में ही बच्चों को लोग स्कूल में, मॉन्टेसरी में, आंगनबाड़ियों में बच्चों को भेजने लगे, मतलब 2.5 साल का बच्चा भी बाहर निकलने लगा है। तो बचपन पहले से ही पहले समाप्त कर जाता है, लेखक ने इसी की बात की है। फिर है, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है, किसमें, जो कविता है, खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में, मौज मस्ती में, उधम मचाने में।
तो आपको पता है कि ये काश हो रहा होता, नहीं हो रहा। मौज बस्ती भी लेखक चाहता है कि मिले कभी, लेकिन नहीं हो रहा। बच्चे उधम नहीं बचा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, प्रथम आना है। तो पढ़ने लिखने में व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि बच्चा बाकी चीजें नहीं कर पा रहा है। तो सही उत्तर 11वें प्रश्न का बी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन, नानी के घर जाने का तनाव। बिल्कुल नहीं, नानी के घर जाने का तनाव नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उत्साह होती है, उमंग होती है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये उत्तर नहीं है। मनपसंद खाना न मिलने का तनाव। बिल्कुल नहीं। सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने का तनाव। बिल्कुल नहीं। तनाव किस बात का है? प्रथम आने का तनाव। और आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसे बहुत से अखबारों में न्यूज़ आते हैं कि बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर था उस चीज़ का कि कुछ बच्चे उसकी वजह से कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन इतना ज़्यादा उन पे हावी रहता है, उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि बच्चों पे ये तनाव कम करने की कोशिश की जाए। और आपको बिल्कुल तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का तनाव सिर्फ इतना है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पाठ्य पुस्तिका का जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ना है, और उतना आपको आता है, सिर्फ रिवीजन करना है और समझदारी से उसको हल कर देना है। फिर डिप्रेशन किस बात का? क्योंकि अध्यापक आप बनने ही वाले हैं, तो डिप्रेशन आने का, तनाव आने का कोई मसला उत्पन्न ही नहीं होता है। चलिए देखते हैं 13वें प्रश्न पे कि दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। बल किस पे दिया गया है? बच्चों को रेस का घोड़ा बनाने पर। बिल्कुल नहीं। कवि की चिंता यही है कि बच्चे रेस का घोड़ा न बने। फिर कक्षा में प्रथम आने पर। बिल्कुल नहीं, ये भी वो नहीं चाहता है। कभी चाहता है बच्चों का बचपन बचा रहे, तो बच्चों का बचपन न छीनना कवि का यही मंतव्य है कि लिखाई पढ़ाई भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बच्चों से उनका बचपन न छीना जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं, एक बार जब हम बचपन से बड़े हो जाते हैं, समझदारी आ जाती है, तो बचपना हमें फिर वापस नहीं मिलता है। तो कभी भी चाहता है कि बचपना बच्चों का बना रहे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे कि रात भर कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक? बहुत आसान है। पूरी रात, रात भर, तो रात क्या है? समय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न तो ये माप को दिखा रहा है। परिमाण क्या होता है? जहां पे हम माप को देखते हैं, कितनी वस्तु कितनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्या बात है यहाँ पे? कि समय की बात हो रही है, और समय किस तरह का दिखा रहे हैं यहाँ पे? रीति, कोई तरीका बात नहीं हो रहा है, परिमाण की बात नहीं है, स्थान की बात नहीं है, ये समय की बात हो रही है। तो समय अर्थात काल, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है किसमें? रात भर में। चलिए जल्दी से हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न 15वें प्रश्न पे कि प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द कौन सा है। हमेशा कल इसके पहले भी क्लासेस में मैंने आपको बताया है, उपसर्ग प्रत्यय के लिए उपसर्ग पहले वाला होता है, प्रत्यय आखिरी वाला होता है, और मूल शब्द में लग के उपसर्ग अर्थ को बदल देता है, और जो आपका प्रत्यय है उसके रूप में थोड़ा सा बदलाव कोई नहीं होता है, शब्द का रूप क्या बस बदल जाता है, उसका जो रूप है उसका अर्थ नहीं बदलता है। अब देखिए प्रगति शब्द क्या है? गति। गति शब्द में अब क्या लगा है? बन गया है प्र, तो शब्द आपका है प्र। अब गति शब्द क्या था? तत्सम शब्द, तो प्र आपका क्या है? प्र शब्द आपका तत्सम का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? प्रधन गति प्रगति हो जाएगा। जब भी उपसर्ग प्रत्यय निकालते हैं आप लोगों को ध्यान किस बात का रखना है कि जो हमें रूप दिख रहा है मूल शब्द मिल जाए बाद वाला, फिर उपसर्ग अपने आप निकल आएगा। तो आपने देखा कि कितना आसान है प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना, बस थोड़ी सी सजगता आप में है, थोड़ा सा ज्ञान है, उसको हमने गद्यांश और पद्यांश के आधार पे पूरे प्रश्न पत्र को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे आपके शिक्षण शास्त्र पे जो 15 प्रश्न उस पे आते हैं। तब तक देखते रहिए हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए आपको जो जो संशय हो रहे हैं, और साथ ही साथ शेयर और लाइक करते रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने को मिले। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने का कोई और विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।